the geopolitical situation today, we cannot remain dependent on others. अर्ली 90s में परम वॉज एट पार विद एनी सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। जो लोग कंपनी चालू करते हैं वो ये बिल्डर टाइप के लोग हैं, लाइक उनको ज़्यादा रिसर्च समझ नहीं आता है, और जो रिसर्च वाले लोग हैं वो एकेडमिया में करियर ढूंढते हैं। It is extremely important for us to be Atmanirbhar. The VC entrepreneur ecosystem in India has, I think, done a great service for the country in the last 20 years, but वहाँ पे काफ़ी वो कमर्शियल वाला माइंडसेट रहता है। The success of the era really depends upon the data, and we have a gold mine of the data. We'll be able to develop a sovereign LLM for defense, healthcare, or agriculture. This is the first time the government will invest in private sectors, in deep tech startups, and also in the corporate. आई थिंक कंट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, लोगों को शायद रियलाइज़ नहीं होता होगा। सर, वेलकम टू स्पार्क्स। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। सबसे पहले मैं आपको और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ RDI फंड के लिए। आई थिंक कंट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, लोगों को शायद रियलाइज़ नहीं होता होगा, बट हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पर डीप टेक का क्रिटिकलिटी इज़ इंक्रीजिंग बाय द डे, दैट वी आर सीइंग दिस $multi-trillion मार्केट कैप कंपनीज एंड सो ऑन। सो आई थिंक ये काफ़ी सही कदम है इस दिशा में, बट थोड़ा RDI फंड के बारे में बताइए सर कि क्या थॉट प्रोसेस था और इतनी जल्दी इस साइज़ का फंड क्रिएट कर पाना, इट्स अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट। So first of all, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम ये भारत सरकार की बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है इन वन सेंस, बिकॉज इन द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, जैसे यदि आप हमारे मंत्रालय की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या दूसरे हमारी जो सिस्टर मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़, ये जो सभी गवर्नमेंट की R&D या साइंस मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अभी तक हम गवर्नमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च लैब्स, इन सभी में जो है R&D प्रोग्राम्स ग्रांट्स के जरिए हम कर रहे थे इतने साल से। राइट। But this is the first time that the government has decided that it will invest in private sectors, in deep tech startups, and also in the corporate. Now, the basic intention behind this that if you see generally, right, the industry or private sectors has shied away from investing in the cutting edge R&D. If you look at the gross expenditure on R&D, then private sector contributes only 35%, unlike in the developed world where the private sector contribution is about 70%. And main reason for that is that there is a long gestation period on the cutting edge R&D. Returns are many times uncertain, and that is why either it is the private investors or the industry has shied away from taking that risk. So now that is where the government thought that we can mitigate that initial risk and provide a patient capital, which was very much required for the deep tech ecosystem and the cutting edge R&D ecosystem to develop. जी, समझ गया सर। सर, देश में से आप जानते हैं कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, राइट? Where the 17% of world population, some world class institute, including the one that you were running at IIT Kanpur as director. तो लोगों में काफ़ी उत्साह और एम्बिशन तो है। Now with this RDI fund on the horizon, थोड़ा सा आप रोड में बताइए कि एक एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर जो वास्तव में डीप टेक में काम करना चाहता है, वेदर वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या क्वांटम में कुछ बनाना चाहता है, या मे बी समवन वांट्स टू बिल्ड AI चिप, तो वो लोग RDI फंड को कैसे एक्सेस करेंगे? तो अभी हम RDI फंड में ये डिसाइड किया हुआ है कि सरकार जो है सीधे कंपनियों में निवेश नहीं करेगी। हम सीधे कंपनियों में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। It will be a two-tier structure.
तो पहले हम सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे। वो ये सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स या तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रह सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रह सकते हैं जैसे सिडबी, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रह सकती है, या फिर कुछ फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रह सकते हैं जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है या बायरैक है, या फिर आईआईटी रिसर्च पार्क्स भी अभी इस तरह के फंड बनाने पर विचार कर रहे हैं जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे। तो हम इन सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स को अपना कैपिटल देंगे और जो स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को जो सिलेक्ट करने का काम है वो उसमें सरकार जो है अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। तो अभी हमने स्कीम गाइडलाइंस अप्रूव कर दी हैं और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स। अगले 2-3 महीनों में हम कुछ सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद देन दीज सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स will be able to invest either in the companies or in the startups. लेकिन जैसा मैंने बताया कि कैबिनेट ने ये अनुमति दी है कि जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डीएसटी का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, उनको हम नॉमिनेशन बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जल्दी से हम स्कीम को लॉन्च कर सके और उसका फ़ायदा जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स से उनको मिल सके, इसके लिए हमारे अभी कोशिश यह है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू कुछ अर्ली इन्वेस्टमेंट्स हम डीटेप स्टार्टअप में कर सके। गॉट इट। तो इस फंड में हमने कुछ सनराइज सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जैसे आइदर इट इज एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन, और बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, या फिर डीप टेक लाइक क्वांटम, रोबोटिक्स, स्पेस, डिफेंस टेक। तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई एम श्योर इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू टैप दिस काइंड ऑफ फंडिंग वेयर अदरवाइज दे आर हैविंग अ डिफिकल्टी इन टैपिंग द पेशेंट कैपिटल। अंडरस्टूड। सो आप बोल रहे हैं कि 2 तरीके से ये ऑपरेशनलाइज होगा, एक तो सेकंड लेवल फंड मैनेजर से, दूसरा टीडीबी के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्टली भी फंडिंग एक्सेस कर पाएंगे। टीडीबी भी एक तरह से सेकंड लेवल फंड मैनेजर। अच्छा, समझ गया। हाँ, राइट, ऑफ कोर्स इंटरनल, वो गवर्नमेंट का इंटरनल फंड मैनेजर हो गया। तो सर ये इससे देन द फोकस शिफ्ट इनटू कि अब सेकंड लेवल फंड मैनेजर कौन है और कहाँ से आएंगे। सी आई हैव बीन पार्ट ऑफ द वीसी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन इंडिया एंड विच इज़ आई थिंक डन अ ग्रेट सर्विस फॉर द कंट्री लास्ट 20 ईयर्स, बट वहाँ पे काफ़ी वो कमर्शियल वाला माइंडसेट रहता है क्योंकि वो पुराने जो फंड है उनकी 8-10 साल की लाइफ साइकिल है। लोग चाहते हैं कि 1 साल में प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाए, 3 साल से स्केल अप होना शुरू हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट विल इनेबल पेशेंट कैपिटल, बट ऑल्सो ऑन द अदर साइड की डीप टेक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए माइंडसेट दूसरा चाहिए, साइंस के लिए अप्रिशिएशन चाहिए। तो उसको कैसे कैटलाइज करेंगे? आपको लगता है कि वो फिर ये फंड मैनेजर ऑलरेडी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं और लोगों को अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, माइंडसेट अपग्रेड करना पड़ेगा? So that is true that we don't have many such second level fund managers who are investing in deep tech, but they are coming up. And there is also an aspiration for many funds or many fund managers to initiate such activities, and if the government is providing the capital, I'm sure many people or many fund managers will be interested. Now, this overall ecosystem, I agree that needs to be developed, which includes access to capital, but also access to infrastructure, access to talent. And finally, जब deep tech startup कोई product बना देती है और technology बना देती है, तो उनके लिए फिर एक market भी चाहिए। और particularly कई deep tech sectors में जैसे चाहे defense हो या और भी deep tech क्षेत्र हो, government is a main buyer. Yes. So I think that market also needs to be opened up and created for them. So it is true that entire ecosystem needs to be developed. But we are very confident that once we roll out the scheme, और हमारे पूरे RDI fund के framework में हम यहाँ पर भी एक team develop कर रहे हैं। This will be set up as a special purpose fund in the Anusandhan National Research Foundation as an independent business vertical. And we are setting up a team there which will help in not only identifying the second level fund manager, but also in the coming years help in creating an ecosystem where we help the fund managers, we also help the entrepreneurs tap the capital, tap the infrastructures,
and or also able to get talent on board it. समझ गया। तो सर मैं अभी आपने सनराइज सेक्टर्स के बारे में बोला, आई थिंक उसके बारे में और डिटेल में आपसे बात करूँगा, बट सी एट द डीप टेक के हार्ट में साइंस होता है, आईपी होता है और रिसर्चर्स होते हैं जो मतलब कुछ नया ढूंढना चाहते हैं और उसी में एकदम ऑब्सेस होते हैं। एंड सर यू हैव बीन दैट पर्सन, तो मे बी आई वांट टू टेक यू बैक टू योर जर्नी कि पहले लेट्स मे बी गो बैक, यू डिड योर PhD फ्रॉम IIT कानपुर इन कम्युनिकेशंस, तो आपको शुरू से मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट था लाइक व्हाट, एंड उस वक्त जहाँ तक मुझे, मैं भी अराउंड सिमिलर टाइम IIT में था, बट PhD वॉज नॉट टॉप ऑफ माइंड फॉर पीपल, लाइक एटलीस्ट डेफिनेटली नॉट इन इंडिया। तो आपका क्या सोच विचार था उस वक्त, कि व्हाट टुक यू इन दैट डायरेक्शन? तो लेट मी टेल यू कि जब मैंने PhD के पहले MTech भी किया कानपुर से, और MTech करने के बाद मैंने 1 साल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में जॉब की जी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज मिसिंग एंड आई डू नॉट हैव दैट रिसर्च पोटेंशियल, जी। सो आई केम बैक टू IIT कानपुर बैक। उस समय आपको पता है कि 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इंडिया में PhD करूं या बाहर PhD करूं। तो कई लोग मेरे मित्र और हमारे फैमिली मेंबर से चाहते थे कि मैं बाहर जाके PhD करूं, लेकिन IIT कानपुर में उस समय कम्युनिकेशन में जब मैंने MTech कर रहा था, आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द इंटेलेक्ट and the overall scholarly atmosphere that existed in the electrical engineering department at IIT Kanpur. Particularly मेरे जो thesis supervisor थे Professor PRK Rao, I thought that कि मेरा उनके साथ association जो MTech में हुआ था वो बहुत कम था और मुझे अभी और उनके साथ सीखने की ज़रूरत है। So then I decided to come back to IIT Kanpur and did PhD with Professor PRK Rao. तो जब मैं PhD कर रहा था तो हालांकि मेरा ओवरऑल एरिया जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स था, लेकिन अनलाइक व्हाट आई एम डूइंग नाउ टुडे और व्हाट आई डिड लेटर ऑन इन माय प्रोफेशनल जर्नी, उस समय जो है मेरा सारा काम जो है वो मैथमेटिकल और थियोरेटिकल, मैं ये सिस्टम्स बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर राइटिंग और डेवलपिंग ए प्रोडक्ट उससे कहीं कोसों दूर था। इट वाज मेनली फोकसिंग ऑन द एनालिटिकल, बट आपको मजा आ रहा था मतलब उसमें? बट आई एंजॉयड दैट and I learned a lot of academic scholarly things from Professor PRK Rao. लेकिन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो मेरा शिफ्ट है वो मेजर हुआ जब मैंने PhD करने के बाद थोड़े समय के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे में ज्वाइन किया। वो परम का टाइम था ना, CDAC में? यस एग्जैक्टली। सो उस समय डॉक्टर विजय भटकर उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और मैंने देखा कि उनके मन में जो पैशन था कि भारत के लिए हमें सुपर कंप्यूटर विकसित करना है और भारतीय तकनीक से और स्वदेशी तकनीक से विकसित करना है, सो दैट पैशन really encouraged me to sort of develop the indigenous technology. I of course did not stay for a long time in CDAC. When IIT Bombay I got an offer to join as an assistant professor, Dr. Bhatkar was actually not very happy. He was very disappointed. तो उस समय CDAC का जो मेन कैंपस था, वो मेन उनका जो ऑफिस था वो पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ करता था। तो जब मैंने उनको बताया कि अब मैं IIT बॉम्बे में फैकल्टी पोजीशन ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपनी बात बता देता हूँ, फिर बाद में तुम निर्णय करना। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको एक पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस का एक वॉक करना पड़ेगा। अच्छा। सो ही टुक मी फॉर ए 1 hour वॉक एंड देयर ही ट्राइड टू कन्विंस मी कि what we are doing in CDAC, we are developing this indigenous technology, here is an opportunity to make that dent in the deep tech area. हम यहाँ पर, और तुम वहाँ पे IIT बॉम्बे में जाके क्या करोगे, वहाँ पर तो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, आधा टाइम टीचिंग में चला जाएगा और ये सब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर तुम्हारे पास 100% टाइम है। He kept on sort of telling me, but actually I had developed this more liking for teaching and interacting with the students. But that
So from the scholarly learning that I got from Professor P.R. Kenna to what the passion for the technology development I got it Right. from Dr. Vijay Bhatkar, that actually changed, I should say, my life. Understood. After that, when I joined IIT Bombay, I actually continued that journey. तो उसमें एक और एक एलिमेंट है, वन मोर पर्सन आई शुड से प्लेड अ ग्रेट रोल इज प्रोफेसर अशोक झुंझुनवाला. दैट टाइम अशोक झुंझुनवाला भी आईआईटी मद्रास में काफी पैशनेट बिजनेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे और उनका सीडेक के साथ काफी अच्छा संबंध था. तो ही यूज्ड टू विजिट इन पुणे, और जब वो पुणे में मुझसे मिले तो उसके बाद फॉर्चुनेटली जब आईआईटी बॉम्बे की सिलेक्शन कमेटी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ही वाज ऑन द कमेटी टू सिलेक्ट मी. बट आफ्टर द सिलेक्शन कमेटी, और ही सेड कि अरे तुम आईआईटी बॉम्बे क्या ज्वाइन कर रहे हो, आईआईटी मद्रास ज्वाइन करना चाहिए एज अ फैकल्टी. And we are also creating a group in the networking. And he really again, persuaded me. He said, "CDAC तुम छोड़ दो, IIT मद्रास में आ जाओ, and together, we can build this networking group." Right. But somehow I was not very keen to go to Chennai, so I decided to join IIT Bombay. But I continued my relationship with Professor Jhunjhunwala and his group, and also later on with Dr. Bhatkar in the CDAC. And that has helped me in my trajectory and drive for developing this indigenous technology in the country. And I think the two people who were really thinking about it way back in 95, 96, and even before that, like Dr. Bhatkar, were these two people. Right, and I think both of their contribution, I think, stands the test of time. In fact, I think ये सीडेक का और परम का स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है. उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो अर्ली 90s में परम वाज एट पार विद एनी सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, और शायद काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था. जहाँ तक मतलब आप बताइए उसके बारे में कि as you know that CDAC was founded when India was denied the supercomputer for our applications like weather forecasting etc. तो उसकी बुनियाद पर सीडेक की स्थापना हुई थी कि अमेरिका से हमें सुपर कंप्यूटर मिल रहे थे और हमें इंडिजिनसली ये सुपर कंप्यूटर अपने देश में ही विकसित करने हैं. तो दैट टाइम सीडेक वाज फॉर्म, और उसमें सीडेक रियली हायर्ड सम टैलेंटेड इंजीनियर्स फ्रॉम आईआईटीज. मोस्टली व्हेन आई जॉइंड सीडेक ऑलमोस्ट 80% were IITians or from top institutions in the country. And that time, we developed that supercomputer, which, as you rightly mentioned, was also quite advanced. Over the years, अभी उसमें problem क्या हुई है कि once, we did not ultimately computer बनाने के लिए we need to have a control over our processor chip. और उस समय भी जो हमने सुपर कंप्यूटर बनाया था वो भी चिप्स तो बाहर से ही थी, सेमीकंडक्टर चिप्स. और ओवर द इयर्स जो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई. एंड वंस वी डोंट हैव ए कंट्रोल ओवर द प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप विद द सिस्टम्स डेवलपमेंट. एंड अभी रिट्रोस में आपको लगता है कि ये थोड़ा हमारे लिए, देश के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? अगर हम 80s 90s में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इवन फ्लेजलिंग वे में इन्वेस्ट करना चालू कर देते, तो अभी तक उसका काफ़ी हद तक कंपाउंडिंग होके. I think that is definitely a missed opportunity which now the government has tried to revive it through the India Semiconductor Mission. लेकिन यदि हमने इस तरह का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन उस समय यदि लॉन्च किया होता और प्राइवेट और इंडस्ट्री इकोसिस्टम को यदि उस समय डेवलप किया होता तो आज कहानी और कुछ हो सकती थी. But it is true that if you don't have a control over the semiconductor chips and SoCs and processors, it is difficult to catch up in terms of the systems development. सर मैं एक और हिस्टोरिकल चीज़ कवर करना चाहता हूँ. जैसे आप जानते हैं कि मेरे को पर्सनली डीप टेक में, साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, और जब हम डीप टेक की हिस्ट्री इंडिया में देखते हैं तो होमी भाभा का नाम आता है, जो एटॉमिक कमीशन उन्होंने स्थापित करने में हेल्प की थी, विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो स्टाफ तो
वी हैड दिस सच लेजेंड्स एंड पायोनियर्स, और उस वक्त तो इंडिया बहुत ही गरीब कंट्री थी, मतलब मोस्ट ऑफ देश काफ़ी गरीब ही था, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बट उस वक्त उन लोगों का वैसा विजन था और एबिलिटी टू रियली डू वर्ल्ड क्लास साइंस कि विद इन फाउंडिंग दिस इंस्टीट्यूट वी बिल्ड आवर एटॉमिक वेपन, वी बिल्ड आवर स्पेस प्रोग्राम विच इज़ नाउ नेशंस प्राइड. समवेयर अलॉन्ग द वे जैसे हर डेकेड में होमी भाभा और सतीश धवन वाले लोग क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे. इट इज बिकॉज इवन नाउ इफ यू सी देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस. इनफैक्ट यदि हम इंडियन साइंटिफिक लैंडस्केप की चर्चा करें तो इन द रिसेंट ईयर्स if I just look at the some matrices, we are actually doing somewhat better. ये हो सकता है कि होमी भाभा या विक्रम साराभाई जैसे लेजेंड लोग न रहे हो, लेकिन अब्दुल कलाम भी थे रिसेंटली और अभी भी इस लेकिन जो हमारा ओवरऑल इकोसिस्टम है वो तेजी से बढ़ रहा है. उसमें मैं कई सारे एग्जांपल्स दूंगा. जैसे इंडिया हैज नाउ बिकम थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडेक्स्ड पब्लिकेशन, मतलब जो क्वालिटी पब्लिकेशन है इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. दिस इज आफ्टर चाइना एंड यूएस. वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड. राइट. So it was not like that. It was not like 30 years back or something. And this rapid transformation has happened in the recent years. India is now also third in terms of PhDs in science and engineering. और उसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन एक और चीज बताता हूँ. जैसे जब मैं स्टूडेंट था IIT कानपुर में, या जब आप स्टूडेंट थे IIT कानपुर में, सिंस यू डिड योर अंडर ग्रेजुएट और मेरे ब्रदर ने भी वहां से बीटेक किया था, तो आपको जैसे पता है कि वहां पे बीटेक स्टूडेंट्स का बड़ा भाव था. 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर ग्रेजुएट्स. ओके, पीएचडी और मास्टर्स तो बहुत कम थे. तो इंडिया में तो रिसर्च उस समय मेरे हिसाब से आईआईटीज में बिल्कुल ही निग्लिजिबल होती थी. और जो हमारे यहाँ से जो बीटेक करते थे वो 90% बाहर चले जाते थे मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए. तो मेरे जैसे ऐसे कुछ लोग थे और मेरे साथ के भी कई मित्र थे जिन्होंने 4-5 लोग थे जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया और आईआईटी से पीएचडी किया, और वो जो अभी फैकल्टी. तो जैसे मेरे मित्र हैं प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जो इस समय बीएचयू के वाइस चांसलर है, साथ पीएचडी कर रहे हैं. अच्छा. प्रोफेसर अरुण कुमार है जो आईआईटी दिल्ली में अभी प्रोफेसर है, जो मुझसे जूनियर थे. सो ऐसे और प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जो अभी आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं. राइट. ऐसे कुछ ही लोग थे जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया था और आईआईटी से पीएचडी कर रहे थे. लेकिन ये अभी चेंज हो गया. इफ यू लुक एट आईआईटीज नाउ, the entire demography of the students have changed. 50% जो students हैं वो graduate students हैं. अच्छा, okay, I didn't know that. Even if you look at IIT Bombay में तो 60% जो है वो masters और PhD students हैं. अभी आप लोगों की tribes अब कम हो गई है. चलिए. It's become like 30-40. Good for the country. That is number 1. Right. Number 2 is जो लोग IIT से undergraduate BTech कर रहे हैं. Okay, 10% are going abroad. 90% are staying here. So, I would say that in the last few years, maybe 11-12 years, we have significantly expanded our research base. So, in terms of both high quality fundamental research being done, in terms of quality scientific publications that is coming out of our academic institutions, also in terms of the number of patents that are getting filed. पहले जो है वो पेटेंट्स सिर्फ कंपनीज ही फाइल कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस लीड ले रहे हैं. करेक्ट. इनफैक्ट आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे institutions की ranking में तो they are number 1 in terms of the patent filing in India. Right. And globally, if you see, now we are 6th or 7th in terms of the patent filing by resident Indians. Right. तो overall जी समझ गया, इकोसिस्टम बढ़ रहा है. हो सकता है कि एक भाभा समझ गया, एक विक्रम साराभाई नहीं है,
लेकिन कई छोटे भावा और समझ कई गया। छोटे विक्रम साराभाई काफी नंबर्स में हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, टेक जी। एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप कम्युनिटी, इनोवेटर्स, they are all coming, and this is the talent potential which we need to harness. No, that's very encouraging because that is the foundation. In fact, चलिए as you said कि number third in the world in terms of number of PhDs. So we have trained researchers who are coming out of these PhD programs. How do we marry this to perhaps RDI fund, other things? See, West में आप most of deep tech companies की history क्या होती है? गूगल फाउंडर स्टैनफोर्ड में पीएचडी कर रहे हैं, ड्रॉप आउट हो गए, राइट? इलॉन मस्क वाज डूइंग पीएचडी एट स्टैनफोर्ड, ही ड्रॉप्ड आउट एंड स्टार्टेड हिज बिजनेस, याहू फाउंडर्स लाइक दैट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन शुड नॉट, बट सम ऑफ देम also have this entrepreneurial ambition, like they develop something and has this translational capability कि आपने कुछ नया इनोवेटिव बनाया, उसका मार्केट पोटेंशियल आप समझ पाए, फिर वो पीएचडी के दौरान या उसके बाद. अभी जो लोग कंपनी चालू करते हैं वो ये बीटेक टाइप के लोग हैं, लाइक उनको ज़्यादा रिसर्च समझ में नहीं आता है, और जो रिसर्च वाले लोग हैं वो एकेडमिया में करियर ढूंढते हैं. तो वो एक और ट्रांसलेशन वाला फेज़ काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें डीप टेक स्टार्टअप चाहिए होंगे. हाँ, तो एक्चुअली दिस इज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम. तो जब यदि हमारी नंबर ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आवर पीएचडी स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स दे विल गेट इंस्पायर्ड. Another thing is that if they get inspired and as you are saying, if they direct their energies to translation and research, Right. very deep tech ecosystem. Correct. So it is like a chicken and egg problem. But one thing is definitely true कि जो सर मैंने कहा कि number of publications में हम थर्ड हो गए हैं, पर patents हम नहीं कर रहे हैं. जैसे IIT Madras has become and IIT Bombay has become one of the top institutions in filing patent. लेकिन कितने patents commercialize हो रहे हैं, कितने पैटेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो अभी भी संख्या कम, उतनी नहीं है जितने नंबर ऑफ पैटेंट्स फाइल हो रहे हैं. सो देयर इज डेफिनेटली अ गैप इन गोइंग फ्रॉम लैब टू द मार्केट. तो पहले तो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि IITs वगैरह में रिसर्च ही लिमिटेड होता था, लेकिन अब जो है वो नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स भी बढ़ गए, रिसर्च भी बढ़ गया है, पब्लिकेशंस भी हो रहे हैं, पैटेंट्स भी फाइल हो रहे हैं. लेकिन बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च को लेकर अप्लाइड रिसर्च और ट्रांसलेशनल रिसर्च तक कैसे हम ले जाए ताकि फिर आगे जाके हम उसको प्रोडक्ट और कमर्शलाइज कर सकें. सो वी नीड अ फुल वैल्यू चेन, वी नीड द फुल इकोसिस्टम टू गेट डेवलप. और उसी गैप्स को फिल करने के लिए सरकार ने जो अभी कई प्रयास किए हैं. सो वन transformation initiative is that setting up of Anusandhan National Research Foundation. तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अभी सॉल्यूशन फोकस्ड, आउटकम ओरिएंटेड ट्रांसलेशनल रिसर्च पर फोकस कर रहा है. तो उनका जो जैसे उन्होंने ईवी मिशन लॉन्च किया, अभी एडवांस मटेरियल्स मेडटेक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, आगे दे विल लॉन्च सम अदर मिशंस. उसमें हम इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन एनकरेज कर रहे हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि लैब में जो होने वाली बेसिक रिसर्च है उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए. Now, once that translational research is done, once you reach some, let's say, TRL level 4, then often it is said that from TRL level 4 to 6, you encounter a valley of death. क्योंकि वहाँ पर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, कोई फंडिंग करने को तैयार नहीं है. At that point of time, the RDI fund comes to the rescue. तो वो प्रोटोटाइप को कैसे प्रोडक्ट मिलेगा. Then of course, once the product is developed and there is a market, I'm sure you will have other investors also. So I think we need to complete this full value chain. We need to support the basic research. We need to support the translational research. We need to support the product development. And I think the government is doing a bit in all the three things. And I'm sure this will encourage the industry, the innovators and entrepreneurs also to do their bit. Then I think we will be able to complete this value. समझ गया. एंड सर ये इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस को आपस में मिलाने के लिए आई थिंक आई जस्ट लर्निंग फ्रॉम योर टीम, वी हैव दिस इवेंट कमिंग अप, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव. तो उसका मकसद क्या है कि इस तरह की सब लोग स्टेक होल्डर को साथ में लाना और कन्वर्सेशन होना, सो दैट ये आइडियाज एक्सचेंज हो सके.
तो अभी एक्चुअली ये जो इवेंट है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की जो 13 साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये सभी साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर फर्स्ट टाइम साथ में आकर एक ये इवेंट कर रहे हैं, और ये अभी एनुअल होगा इसके बाद से। ये पहला इवेंट है जो इस बार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी दी गई है कि इस इवेंट को करे, लेकिन ये रोटेशन से बारी बारी से फिर दूसरी मिनिस्ट्रीज हर साल करेंगी। इसका इनॉग्रल इवेंट जो है वो is being held from 3rd to 5th November. Honorable Prime Minister will inaugurate this on 3rd November. और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सारे जो देश के साइंटिस्ट हैं और यंग इनोवेटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, और उनको जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत का, उसमें जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक मुख्य जो है पार्ट है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी रियली फॉर्म्स द पिलर फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमी. So how we can inspire and encourage our young scientists and young innovators to work for the development of our overall scientific ecosystem to realize the vision of a developed nation. So that is the main objective, and this will be an annual event, and hopefully this will bring together all scientists and innovators on a common platform to brainstorm. Yeah, this is outstanding. I think it's very much needed, and I hope we get pretty broad participation. अभी ये क्लोज डोर इवेंट है कि इसमें जैसे जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेकंड लेवल फंड मैनेजर टाइप के लोग हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हमने ना रजिस्ट्रेशन रखा हुआ था, उसकी अभी तो डेट खत्म हो गई है. So we invited the people, and then of course we cannot accommodate. We received overwhelming response, so we had to select and limit. तो इसलिए अभी participation एक तरीके से by open call, but now it has become by invitation. But this will be live telecasted and webcasted also, and I'm sure others who do not get an opportunity to come and listen in person, they will be able to watch this event on the web. सर जैसे आपने बोला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है विकसित भारत के विजन के लिए, एंड अभी आप देखिए कि अभी इट सीम्स कि सरकार में भी थिंग्स आर चेंजिंग. आपका ANRF फंड ले लीजिए, काफ़ी सारे जो मिशंस हैं वेरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मिशंस, RDI फंड, एनुअल कॉन्क्लेव लाइक दिस यू जस्ट मैंशनड. It seems कि भी मॉडर्न टाइम में द गवर्नमेंट एंड साइंस नीड्स टू वर्क वेरी मच इन टैंडम. अगर आप ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स भी देखें तो आधा तो उसमें जो बहस होती है, डिबेट होते हैं, मोस्टली साइंस टेक्नोलॉजी के अराउंड ही है. दे आर नॉट आइडियोलॉजिकल एनी मोर. मतलब पहले आप जाएंगे 20-30 साल पहले तो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग लड़ते थे, अभी तो हर टेक्नोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं. नो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा. और so if you want to, in the current geopolitical scenario, it is extremely important for us to be Atmanirbhar, as our Prime Minister has been saying. So for us it is very important to achieve the strategic autonomy, and unless we have a control over the products and the technologies, unless we have the control over the global supply chain or the critical elements of the supply chain, it will not be possible for us to be like an independent sovereign country. And therefore, in order to have for us to be like a developed economy, a developed nation, we cannot remain dependent on other nations.
because as you have seen in the geopolitical situation today, this is a lesson for us that we cannot remain dependent on others. हमें अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों का ख्याल और हमारी इकोनॉमी का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा. And in today's world, for improving the over what is science or technology? Science and technology is meant for improving the quality of life for our people. Whether improve, address the challenges of environment and climate, address food and water scarcity, improve the healthcare. So these are all achieved technologically. And improve the day-to-day life. So obviously, if you want to become a economically prosperous society, economically prosperous nation, we need to develop our own technology indigenously. सर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक चीज़ जिसके बारे में ऑलमोस्ट नीले डेली आजकल बात होती रहती है, विच इज़ राइज ऑफ AI. इनफैक्ट अभी 4-5 महीने पहले दैट्स वेरी सरप्राइजिंग मूव दैट आई थिंक OpenAI के CTO, Anthropic के CTO, Meta के CTO, they joined US government with the military ranks, which is a very, very unprecedented move. Somewhere, which showcases the strategic importance of AI. अब भारत में देखिए तो अभी I think if my numbers are correct, GPT का सबसे बड़ा user base हिंदुस्तान में है. उससे हम सब लोग धीरे धीरे डिपेंड होते हैं ना. द टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग बेटर. दूसरा काफ़ी डेटा जनरेट होता है. एवरी टाइम आई यूज़ GPT, all the data is going to their servers, and it's a flywheel which is working in favor of OpenAI or other platforms. Now we need to collaborate, I understand, but from DST point of view, आपका क्या विचार है कि AI के बारे में हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हम किधर जा रहे हैं और 5 साल में कैसी पिक्चर बन सकती है यहाँ पे? इसमें एक तो हम जैसा कि आपने कहा कि हम ChatGPT और बाकी जो टूल्स हैं उसके बहुत बड़े यूजर्स. एक्चुअली कोई भी डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी टूल लॉन्च हो, हम सबसे बड़े यूजर. चाहे इट इज अ फेसबुक, whether it is ChatGPT or something. And that is because of the sheer size and scale and of a younger population that we have in the country. And this is one of the biggest advantage we have. Now, as you know, कि AI में the success of the AI really depends upon the data. And we have a gold mine of the data. That's simply, again, because of the size and the scale. And that's why, the world is really looking towards India. So this is really the data that exists here, which can be used to train the AI model and also get the maximum out of the AI. Now, from our point of view, we have seen that we need both. We need to attack from both sides, or rather, from the three sides. One, we need to develop AI applications and use cases which are important for us. But the most important thing is that we need to develop foundational large language models for our languages and in the Indian context. क्योंकि यदि आप ये देखेंगे ChatGPT या दूसरे जो टूल्स हैं, वो जो LLMs हैं, वो हमारे भारतीय भाषाओं के संदर्भ में नहीं है और भारत के संदर्भ में नहीं है. तो उन LLMs पर बनी हुई तकनीक जो है, वो हमेशा या तो सही आंसर नहीं देगी या हमको जो है वो भटका भी सकती है. एंड इनफैक्ट दैट कैन क्रिएट द रॉन्ग सिंथेटिक डेटा. तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप आवर ओन फाउंडेशनल LLM. तो इस संबंध में अभी DST ने हमारे जो नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम है, उसमें वी हैव फंडेड ए कंसोर्शिया बेस्ड एफर्ट भारत जेन, जिसको IIT बॉम्बे कंसोर्शिया लीड कर रहा है, और उसमें दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है. IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, ये सब भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है. भारत जेन को हमने जो है वो नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम जो हमारा मिशन है उसके अंतर्गत फंड किया था. दे हैव नाउ डेवलप्ड अ स्मॉल मॉडल, एंड अभी उनको इंडिया AI मिशन में लगभग 900 करोड़ और दिए हैं. हमने करीब उनको
और 250 करोड़ 230 करोड़ वी हैव गिवन. अभी इंडिया एआई मिशन भी उनको सपोर्ट करने वाला है. एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी बिकम द फर्स्ट सॉवरन गवर्नमेंट सपोर्टेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. राइट. उसके अलावा कई स्टार्टअप कंपनीज भी इंडिया एआई मिशन में सपोर्ट किया हुआ है, वो भी काम कर रही हैं, जैसे सर्वम है, सर्वम एआई. तो एक दूसरा मैंने जैसे कहा एआई एप्लीकेशन, और दूसरा डेवलपिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एंड थर्ड इज कि हमारा जो डेटा है, डेटा सेट्स, उसका कंसोलिडेशन किया जाए, उसका एग्रीगेशन किया जाए, और उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में क्यूरेट करके मेक इट अवेलेबल. तो इस संबंध में भी इंडिया एआई मिशन इज वर्किंग ऑन दिस. दे हैव सेट अप दिस एआई कोश which is going to be like a data repository, and they are also helping get that data. So I hope, and of course, as you know, India AI mission is also helping to set up a GPU infrastructure in the country. So I'm hoping that these multi-pronged approach will help us strengthen the overall AI ecosystem in the country in the coming years. सर आपने जो you gave many multiple reasons to be optimistic about on AI front. ये भारत जैन, some of the startups, India AI mission, some of this regulation around data and so on. Would you say कि 5 साल में in that time frame we must have a sovereign AI model जो हमारे सारे defense के system, government के system, private enterprise, at least large majority of our AI inferencing is happening on an indigenous model? It's like, is it as important as having own space technology and own nuclear technology? Absolutely. I think that is the reason I think with that mission only we funded this Bharat Gen. In fact, जो IIT Bombay led consortia है Bharat Gen पर काम कर रहा है, उसका यही एक main objective है. In fact, in the current scenario, as you rightly mentioned, having a technology control over such things like AI, or even what DST is working on quantum or something, has become what in 1950s used to be the atomic energy, nuclear or something. Right. So that is the goal, and I'm pretty confident that in the next couple of years we will see a success. In fact, जो भारत जन का वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब इंडिया एआई समिट जो दिल्ली में होने वाली है फरवरी में, उसमें कुछ उनका जो भारत जन का जो अभी तक की प्रोग्रेस है वो इतनी सिग्निफिकेंट हो कि हम उसको वहाँ पर दुनिया के सामने पेश कर सके ऑन द इंडिया एआई प्लेटफॉर्म. राइट. So likely, we will be able to showcase some significant progress. But in the coming years, I'm sure we will be able to develop a sovereign LLM for applications that you talked about, whether it is defense or, whether it is healthcare or agriculture use cases. Right. No, that'll be amazing. That'll be, and it's good to see that so many seeds are being sown today, so they will bloom into some of these outcomes. सर AI के बारे में हम लोगों ने बात करी, बट एज ए DST में आप लोग काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रैक करते होंगे, तो थोड़ा अगर आप 5-10 साल देखें, सी अल्टीमेटली सी प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ वर्ल्ड क्लास कंपनीज विद मैसिव रेवेन्यूज़, मीनिंगफुल वैल्यूएशन एंड सो ऑन. जब वेस्ट में अभी सारी वैल्यूएशन गेटिंग मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड इनटू डीप टेक कंपनीज, राइट. बाकी जगह प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है. तो उस दिशा में जाने के लिए बियॉन्ड AI, what are technologies you are excited about, जहाँ पे आपको लगता है कि India should innovate, it can result in good product breakthroughs and ultimately culminate. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि I'm hoping कि काफ़ी सारे prospective entrepreneur, hopefully PhD students are going to be watching, and वो भी सोच रहे होंगे कि किस तरह के एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए. तो आप थोड़ा अपने विचार बताइए. तो एक तो यह है कि हम क्वांटम के बारे में बाद में आता हूँ. हाँ. लेकिन यदि हम ये देखें कि दुनिया की क्या समस्याएं हैं जिनको हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनको एड्रेस करना चाहिए, तो इन सारी समस्याओं को हमने 3 भागों में बांट दिया है. एक ये बात करते हैं हम सस्टेनेबिलिटी और फ्रेजिलिटी, मतलब जिसमें
हमारा जीवन का एग्जिस्टेंस ही खतरे में हो तो कुछ नहीं हो सकता। सो सस्टेनेबिलिटी और फ्रेजिलिटी उसमें आता है जैसे क्लाइमेट चेंज, जी एनवायरनमेंट, एनर्जी। तो यदि हम डिजास्टर मैनेजमेंट और जैसे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में यदि हम देखें तो जो शिफ्ट्स आ रहे हैं उसके कारण होने वाले जैसे साइबर अटैक, जी तो ये कुछ सस्टेनेबिलिटी और फ्रेजिलिटी ये एक समस्या है। जी क्योंकि यदि इससे संबंधित टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हम नहीं निकालें तो हमारा पूरा जीवन का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। सो दैट इज द क्लाइमेट। सेकंड इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट। सो रिसोर्स कंस्ट्रेंट में क्या है कि अब जैसे मानव सभ्यता को रहने के लिए पानी की जरूरत है, फूड की जरूरत है, मिनरल्स और बाकी इन सब चीजों की जरूरत है। तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है there is a constraint on the resources. You know, where do you get food, where do you get water, where do you get minerals, where do you get materials. So what kind of technology you develop. तो इनफैक्ट अभी तो ये बात ये हो रही है कि बायो फूड स्कैरसिटी को कैसे दूर किया जाए। तो अभी तो बात हो रही है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आप तो हवा से भी खाना बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल मिल्क व्हिच विल टेस्ट लाइक मिल्क एंड व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्क, राइट? ओके, और आर्टिफिशियल प्रोटीन्स। सो दैट इज वन रिसोर्स कंस्ट्रेंट। सो दैट्स द सेकंड पिलर। थर्ड पिलर इज द ट्रांसफॉर्मिंग लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू नो व्हेन यू लिव यू हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ यू नो ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशंस, connectivity, housing, healthcare. So these are the three challenges: sustainability and fragility, resource constraints, and transforming lifestyle. So you need solutions and technologies to address this. And you can address with very state-of-the-art technology, as I mentioned. You can address the problem of food scarcity by either developing some precision agriculture and expanding the productivity or yield per hectare, or you can go into very esoteric biomanufacturing, as I mentioned, where you can develop food from the air. Right. From carbon dioxide, you can develop the food. Right. I mean, there are now research happening in that context. Or so I think so there are exciting opportunities in this. Now, as far as the Department of Science and Technology is concerned, apart from AI, as you mentioned, one important technology which feel is extremely important, वो जो मेरे दो पिलर है उनमें से एक सस्टेनेबिलिटी है और एक रिसोर्स कंजर्वेशन में, क्वांटम टेक्नोलॉजी। बिकॉज you know particularly you know in quantum, and DST has launched this national quantum mission, और क्वांटम मिशन में हम चारों क्वांटम वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस। क्वांटम सेंसिंग इज गोइंग टू रियली रिवोल्यूशनाइज द सेंसिंग थिंग्स। और जो क्लासिकल सेंसर्स है उनमें जो रिजोल्यूशन और एक्यूरेसी है उसकी एक लिमिट है, फिजिकल लिमिट्स है, लेकिन उसके बियॉन्ड यदि जाना है तो यू हैव टू गो फॉर क्वांटम सेंसर। We have set up this quantum sensing hub at IIT Bombay. So that is one hub. Quantum computing की बात करें तो अभी जैसे मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स की डिस्कवरी करनी है या न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी करनी है, we can you know sometimes it may not be possible to do this on the classical computer, even if they are supercomputers. So we need quantum computing and quantum communication we need, क्योंकि यदि क्वांटम कंप्यूटर किसी हमारे एडवर्सरी के पास आ जाए तो उनके क्वांटम कंप्यूटर के अटैक से क्लासिकल जो हमारा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है वो आसानी से ब्रेक कर सकता है। सो देयरफॉर वी नीड क्वांटम सिक्योर लिंक, दैट इज व्हाई वी नीड द क्वांटम कम्युनिकेशन। सो डीएसटी ने अभी नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है जिसमें हमने क्वांटम कंप्यूटिंग हब जो है वो IISc बैंगलोर में है, क्वांटम सेंसिंग जो है वो IIT बॉम्बे में है, क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास और CDOT के साथ है, और क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस का IIT दिल्ली में। और इसमें हमने इन 4 हब्स में 14 टेक्निकल ग्रुप काम कर रहे हैं। टोटल 43 इंस्टीट्यूशंस के जो इन्वेस्टिगेटर्स और साइंटिस्ट हैं इसमें लगे हुए हैं। दैट इज वन एरिया अपार्ट फ्रॉम AI दैट वी फील, बट
For other researchers, I feel there are 3 buckets of the समझ problems, गया। and in that राइट। there are hundreds of problems which researchers. तो आप जो बोल रहे हैं कि मतलब ये इन तीनों कैटेगरी में काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं और उसमें इनोवेशन से, साइंस से पीपल कैन रियली क्रिएट ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस एंड देन इन ड्यू कोर्स दे कैन बिकम मीनिंगफुल कंपनी। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि इंडिया में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते थे जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और इनफैक्ट काफ़ी गर्व से यूज़ करते थे। आपको लगता है कि अब उसको बैन कर देना चाहिए एंड लाइक जेन्युइनली गो इनटू रियल आईपी ड्रिवन, जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडेक्स पेपर्स एंड देयर रियल रिसर्च बिहाइंड, कि वो जुगाड़ वाला काम काफ़ी हद तक हो चुका है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जुगाड़ के दिन अब लग गए जी अब। स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन इज नाउ रियली द वे फॉरवर्ड। जी एक्चुअली उसका ये ना कि जुगाड़ का ओरिजिन भी ऐसे था कि जब आपके साथ सीमित साधन हाँ हो राइट और सीमित प्रतिभा और या सीमित अवसर हो, जी। कि सीमित अवसर और सीमित साधन है, हाँ तो हम कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करें, तो जुगाड़ ही एक रह गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास अवसर असीमित है, जी संभावनाएं अपार हैं, जी और संसाधनों के लिए सरकार भी काम कर रही है और बाकी एंटरप्रेन्योर्स भी काम कर रहे हैं। तो अब नेचुरली जुगाड़ विल नॉट हैपन। जी सर, ऑन द क्लोजिंग नोट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 साल में प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो स्लोगन है वो अब मतलब सबको समझ में भी आ गया है और काफ़ी हद तक विश्वास भी हो गया है, और वो एस्पिरेशन रियली अपील्स टू पीपल बिकॉज फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम एज ए कंट्री टू वेयर वी कैन पॉसिबली गो, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट से आप अपना ट्रांसलेशन बताइए कि आपको साइंस कैसा दिखता है विकसित भारत में? मान लीजिए 2047 में हम गर्व से बोल सकते हैं कि वी आर नाउ एट पार विद डेवलप वर्ल्ड, उस वक्त हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए? आई थिंक एज आई सेड कि इसमें मतलब संभावनाएं काफी अपार है, एंड व्हाट वी रियली हैव one of the advantage is that we have a large young talent pool. जब हम 2047 में विकसित भारत की बात करेंगे, मतलब अगले 25 साल में, तो मैं तो पता नहीं है दुनिया में रहूंगा या नहीं रहूंगा, लॉन्जेविटी में इनोवेशन होगी ना, लेकिन यंग पॉपुलेशन जो अभी जिनकी उम्र 30 या 25 साल है या 20 साल है, वो अगले 25 वर्षों में इस विकसित भारत के अग्रणी लोगों में से होंगे जिनको हम आगे ले जाए। तो इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ आवर यंग साइंटिस्ट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स, और उसको हार्नेस करने के लिए जैसा मैंने कहा कि एक्साइटिंग डेवलपमेंट भी हो रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे हम एआई की बात करें या क्वांटम की बात करें या बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग या स्पेस, उन क्षेत्रों की बात करें, तो लॉट ऑफ एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। हमारे पास यंग टैलेंट पॉपुलेशन भी है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और एक अनेबलिंग मिलियो और अनेबलिंग एनवायरनमेंट भी है। तो जैसा इस संबंध में ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का नारा दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज कही है और जो मेरे मन में लगी, उन्होंने ये भी कहा कि ये सही समय है, यही समय है। तो दिस इज द टाइम एंड दैट इज वेयर वी कैन हार्नेस आवर पोटेंशियल ऑफ आवर यंग ग्रेजुएट्स, यंग साइंटिस्ट्स, young innovators and young entrepreneurs. Their potential needs to be harnessed, and I'm confident that if that is done, then in the next 25 years, जो हम scientific publication में अभी third है या patent में seventh है, वो अब हम यदि नंबर 1 भी नहीं हुए तो नंबर 2 तो हो ही सकते हैं। ना सर, वो बहुत encouraging है, ऑलमोस्ट विकसित विज्ञान का भी simultaneous slogan, और I think it's very, very encouraging to see sir कि initiative like RDI fund, ANRF, I think आपका डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स एंड सरकार साइंस को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, और इतने सारे इनिशिएटिव एक साथ हो रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली कल्मिनेट इनटू accelerated progress, which is very critical. So I want to thank you. I want to thank the government
for being so proactive and doing, driving so many initiatives with meaningful investment behind this. This gives, a lot of cause for optimism and hope to all the youngsters in the country. So thank you so much for everything you've done, sir, as well as for taking time to speak to me here. Thank you very much. And I'm sure young entrepreneurs will also get inspired from your journey as well, although I spoke today. But there is a lot for people to get inspired from, your work as well. So thank you for. Thank you, sir. Very kind. At Sparks, we aim to bring to you stories of exponential impact. We share in-depth analysis of what goes behind success stories. If you find our conversations interesting, you can join us by subscribing to our YouTube channel. You can also listen to Sparks on Spotify, Apple Podcast, or any other audio platform of your choice. If you have any suggestions on who we should invite or what topics we need to cover, just let us know in the comments. We are always listening, looking for ways to improve, and keep getting better as we go along.